लेक्चर में तो हमने असाइनमेंट डिस्कस करनी है। लेक्चर में 52 हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 की, हाँ जी 9 तो हमने आज पढ़ना है, और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 हमने कंसेप्ट स्टडी करना है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल और होल्डिंग आउट पार्टनर। इसके बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हैं टॉपिक, एजेंसी वाले टॉपिक में, उसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता था, और टाइप्स ऑफ पार्टनर में भी शायद हमने ब्रीफली इसका जिक्र किया था। आज इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जी। आवाज नहीं आ रही जी, ये अब ठीक है जी। एंड वाले प्यारे भाई कोई साउंड ऊंच नीच की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन आज का। डिस्क्राइब द लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। एक पार्टनर की क्या लायबिलिटी है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? जॉइंट एंड सेवरल। ये पार्टनर की लायबिलिटी है टुवर्ड्स एक्ट्स ऑफ फर्म। यदि फर्म की जो भी लायबिलिटीज होगी उसने पे करनी है जॉइंटली एंड सेवरल लायबिलिटीज। फिर मतलब फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर, अब ये वाइस वर्सा सिचुएशन आ गई, पहले थी फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की लायबिलिटी, ठीक है, अब पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म की लायबिलिटी। अगर कोई एक पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट डन करता है कोई, या फ्रॉड करता है, क्या फर्म उसके इस एक्ट के लिए लायबल है? बाकी पार्टनर्स कैसे? यस। थर्ड पार्टीज के हवाले से बात करें तो लायबल है, और अगर आपस की बात करें उनकी, तो जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, जिसने फ्रॉड किया है, वही लायबल होगा। थर्ड, द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्टनर। ये एक रूटीन का कंसेप्ट है। ये केस स्टडी में सेकंड वाला पॉइंट जो है ना, वो ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम कि अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करेगा, फ्रॉड करेगा, थर्ड पार्टी के लिए फर्म लायबल है, और लेकिन इंटरनल वो पार्टनर लायबल है, वो दूसरों का नुकसान पूरा करेगा। मिस एप्लीकेशन मनी या प्रॉपर्टी पर, अगर किसी थर्ड पार्टी से कोई कैश प्रॉपर्टी रिसीव होती है और उसे मिस यूज करता है पार्टनर, फर्म लायबल होगी। और विद इन द फर्म इसमें कोई प्रॉब्लम? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। A, B and C are partners in an installment sale business. A asked one of the customer to deposit a security worth ₹100,000 in order to purchase goods on installments. उसने कहा जी अगर आपको चाहिए इंस्टॉलमेंट्स पे तो 1 लाख रुपया जमा करवाएं। रूटीन का बिजनेस है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसका मतलब है उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है, ये कर सकता है, अथॉरिटी में है ना पार्टनर की कैश रिसीव करना, ठीक है। क्या उसने सब्सिक्वेंटली ए मिस एप्रोप्रिएटेड द सिक्योरिटी एंड एब्सकॉन्डेड। वो उसने सिक्योरिटी को गबन किया और फरार हो गया। आर अदर पार्टनर्स लायबल टू रिफंड द अमाउंट टू कस्टमर्स? हाँ बिल्कुल लायबल है। ये तो होगी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। लेकिन क्वेश्चन को यहीं पे खत्म नहीं कर देना, अगली बात भी बतानी है। अगली बात क्या भला? विद इन द फर्म जो पार्टनर जिसने फ्रॉड किया यानी मिस्टर ए, वो फुल लॉस बेयर करेगा और वो फर्म को इंडेमनिफाई करेगा जो नुकसान हुआ। ओके। SBMQ is a partnership firm in which Shabir, Bashir, Munir and Kadir are partners. शबीर द ओनली एक्टिव पार्टनर, एक ही एक्टिव। क्या पॉसिबल है कि एक ही एक्टिव पार्टनर हो? लेकिन पार्टनरशिप में तो 2 या उससे ज्यादा पार्टनर होना जरूरी है। पार्टनर 2 से ज्यादा, एक्टिव पार्टनर एक भी हो तो चलता है काम। तो पार्टनर्स है ना, 4 पार्टनर है। बाकी के पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। पॉज कर दीजिएगा जी। तो ये क्वेश्चन बेस कर रहा है हमारी उसी लायबिलिटी वाले सेकंड पॉइंट के ऊपर कि अगर एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट या फ्रॉड करता है तो थर्ड पार्टी को तो फर्म लायबल होगी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को फर्म लायबल है, अदर पार्टनर्स लायबल है कंपनसेट करने के लिए, लेकिन फिर बाद में पूरे का पूरा नुकसान उस पार्टनर को भरना पड़ेगा, शबीर को। बिल्कुल। नेक्स्ट 61, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ XYZ फर्म एडमिटेड इन कोर्ट दैट द फर्म हैज बीन इन्वॉल्वड इन टैक्स इवेजन। कैन दिस एडमिशन बी, एडमिशन मींस एडमिट किया जो उसने, बी यूज्ड अगेंस्ट फर्म एज एविडेंस? 2 कंडीशंस थी, पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और रिलेट टू अफेयर्स ऑफ बिजनेस हो। तो बिल्कुल ये कंडीशन पूरी हो रही हो तो इसे फर्म के खिलाफ अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। 62, साजिद, आबिद एंड माजिद आर पार्टनर्स इन द फर्म। आबिद एंड साजिद आर एक्टिव पार्टनर एंड माजिद इज स्लीपिंग पार्टनर। ए लीगल नोटिस वाज सर्व्ड बाय वन ऑफ देयर कस्टमर टू साजिद। एक लीगल नोटिस साजिद को सर्व किया गया था। साजिद डिड नॉट टेल अदर पार्टनर्स। साजिद ने दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताया। अच्छा, लीगल नोटिस किस काम का था? क्या वो साजिद के किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बारे में था? ये नहीं उसने बताया, ठीक है। तो उसका मतलब है रूटीन नेचर का कुछ शायद होगा। When the customer takes further legal action, Abid and Majid plead ignorance of the notice as it was served only on one active partner. जब फर्दर एक्शन लिया गया तो आबिद और माजिद ने कहा सर हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि नोटिस तो सिर्फ एक ही पार्टनर को दिया गया था, हमें तो वो नोटिस दिया ही नहीं गया। Is this point of view justified? जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए कि पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि सिर्फ एक पार्टनर को भी अगर नोटिस सर्व कर दिया गया तो वो सफिशिएंट है। एज्यूम किया जाएगा सारे पार्टनर्स को नोटिस सर्व हो गया, प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या है?
एक्टिव पार्टनर को सर्व किया जाए, रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ द फर्म, और थर्ड पॉइंट क्या था? हाँ जी, वो ऐसे पार्टनर को ना दिया गया हो जो उससे फ्रॉड से रिलेटेड। तो इसमें चूंकि साजिद को नोटिस सर्व किया गया है, साजिद को, और साजिद का कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का उसने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है ये नोटिस वैलिड है, एक ही पार्टनर को दिया जाना चाहिए था। 63 Habib, Arsalan and Adil are partners in a firm. Habib sold an item to third party by fraud without consent of Arsalan and Adil. Third party को fraudulent activity के जरिए कोई आइटम सेल की, firm had to pay the compensation and bear the loss. firm को जिसकी compensation पे करना पड़ी. What remedy is available to other partners in this situation? इस सिचुएशन में अदर पार्टनर का क्या रेमेडी है कि वो रीइंबर्स करवाएं, कंपनसेट करवाएं, इंडेमनीफाई करवाएं हबीब से जो नुकसान हुआ है। 64 Sajid, Abid and Majid are partners in the firm. Abid and Sajid are active partner and Majid is sleeping partner. A legal notice was served by one of their customer to Abid for alleging that Abid committed the fraud with the customer in ordinary course of business. अब देखिए यहाँ पे भी नोटिस सर्व किया, लेकिन साथ में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी उसकी बता दी, और जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया था नोटिस भी, क्या इस सिचुएशन में अज्यूम किया जाएगा कि ये नोटिस सब पार्टनर को मिल गया है? इसमें अज्यूम नहीं किया जाएगा। इज दिस ए वैलिड नोटिस टू फर्म? नॉट वैलिड। अच्छा, ये नोटिस किसको सेंड करना चाहिए था? नहीं, माजिद को तो नहीं, माजिद तो स्लीपिंग पार्टनर है। हाँ जी, और आबिद जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये नोटिस सर्व होना चाहिए था साजिद को। चलिए, ये आ गया आई कैप का क्वेश्चन, पास पेपर का भी क्वेश्चन है। जी नजर आ रहा है पॉइंट वाले भाई? नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा तो बुक आपके सामने है, बुक में से देख लें, डिस्कशन यहाँ के बैठते सामने आ जाएं। असगर, बाबर एंड करीम, को अटेंटिव होकर पढ़ते हैं। असगर, बाबर एंड करीम आर कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल बिजनेस इन पार्टनरशिप। दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, जो एग्री कर लिया रिस्पेक्टिवली। करीम इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ द फर्म। क्या मतलब? एक मिनट ठहर जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टनर का सिर्फ प्रॉफिट में शेयर और लॉस में शेयर? अच्छा, अगर इसका लॉस में शेयर नहीं है तो इसका मतलब है इसकी लायबिलिटी भी नहीं हुआ करेगी, लायबिलिटी स्टिल अनलिमिटेड होगी। यानी लॉस में शेयर नहीं भी कर रहा, लायबिलिटीज फिर भी अनलिमिटेड है। चले ठीक है, समझ आ गई बात। कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज एंड कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इन सिचुएशन के ऊपर कमेंट करें। पहला, असगर हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? खरीदना, परचेज करना। बिल्कुल। हैज सजेस्टेड टू बाय सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम जुबैर एंटरप्राइजेज, ए सप्लायर ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स, एज द सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑफर्ड बाय हिम आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस। उसने कहा जी जुबैर से चीजें खरीदे। हाउएवर बाबर इज नॉट इन एग्रीमेंट विद असगर, लेकिन बाबर असगर के साथ इन एग्रीमेंट नहीं है। इख्तलाफ आ गया तो किसकी बात मानी जाएगी? असगर की मेरा ख्याल। किसकी? मेजॉरिटी की बेस पे। तो अच्छा एक मिनट हरे, असगर का रेशो ज्यादा है, बाबर की रेशो कम है, तो फिर इसका मतलब है असगर का फैसला, अगर कंफ्लिक्ट हुआ है असगर और बाबर में, असगर का फैसला जो है, इस तरह की चीज हमने कहीं पढ़ी है? कोई भी नहीं पढ़ी। पार्टनर्स का डिसीजन मेकिंग में राइट्स इक्वल होता है, तो ये फैसला होगा मेजोरिटी की बेस पे। अच्छा, मुझे याद है कुछ पार्टनरशिप में नॉर्मली डिस्प्यूट अराइज हो तो मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऑल पार्टनर्स। वो कौन से केसेस थे? नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो, एडमिटिंग पार्टनर और रिमूविंग पार्टनर भी। एक केस स्टडी में उसने कहा 10 पार्टनर है, 9 पार्टनर 10वें को निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं? का जवाब था नहीं निकाल सकते, ऑल पार्टनर्स। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करनी हो जी। हाँ, पहली वाली एग्जांपल में करीम का जिक्र, इसका मतलब है हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सारी बात पहुंच गई करीम के कोर्ट में। करीम जो कह देगा ना, करीम कहेगा जी पेस्टिसाइड जुबैर से खरीदने हैं, जुबैर से खरीदेंगे। करीम कहेगा जुबैर से नहीं तो नहीं, क्योंकि मेजोरिटी उसी की बेस पे है ना, जिसको वो वोट दे देगा वो विनर। असगर कह रहा है खरीदने हैं, बाबर कह रहा है नहीं खरीदने। हाँ, करीम ने बताया तो हम कह देंगे नीचे कि अगर करीम कहे, करीम के ऊपर डिपेंड करता है, करीम अगर कहे बाय करेंगे तो मेजोरिटी की बेस पे फिर बाय करेंगे, वरना नहीं। करीम पे डिपेंड करता है। सेकंड, इन फरवरी 2017 पार्टनरशिप incurred substantial losses due to heavy floods in the area and the partnership assets are not sufficient to meet the firm's liabilities. फर्म खत्म। A number of creditors have filed a suit for recovery of the amount from करीम। और करीम से तो रिकवरी करवा नहीं सकते, नहीं करवा सकते, वो लायबल फॉर लॉस नहीं था, लायबल फॉर लायबिलिटीज था।
यहां पे अहम चीज है लॉसेज, लाइबल नहीं। लाइबल का मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइबिलिटी कोई नहीं होगी। लाइबिलिटी तो हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी हर पार्टनर की सिवाय सब पार्टनर का कहना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं होता। एक और सिवाय माइनर, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं होता। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी, चाहे वो लॉस शेयर करें या ना करें, तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो अलग कंसेप्ट है, लाइबिलिटी अलग कंसेप्ट है। लॉस शेयर करें ना करें लाइबिलिटी होगी। तो क्या करीम से रिकवरी करवा सकते हैं? अच्छा, जहां पे चुप रहना होता है वहां पे आप कहते हैं यस यस, और जहां पे यस कहना होता है वहां पे नो कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात। तो यानी करीम से रिकवरी हो सकती है। आपके लिए नो है भाई। In 2014, Majid and Ibad started a business of sale and repair of vehicles under the name of ME Motors, MEM. Majid sold to Zahid one of the vehicles which came for repair for rupees 10 million. Repairing के लिए आया, उसने बेच दिया। Zahid, on finding out that Majid did not have the legal title of the car, sued MEM. Zahid को जब पता चला, उसने कहा तो चोरी की गाड़ी मुझे बेच दी। MEM के खिलाफ केस फाइल कर दिया। Under the provisions of Partnership Act 1932, discuss who would be liable for damages in the above situation. देखिए यहां पे आपको दो तरह से बात करनी पड़ेगी। पहला, लाइबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, लाइबिलिटी विद इन द फर्म। थर्ड पार्टी के लिए एमईएम लाइबल है, क्योंकि किसी भी पार्टनर का रॉन्गफुल एक्ट हो या फ्रॉड हो, उसके लिए फर्म लाइबल है टू मेक गुड। लेकिन विद इन द फर्म सारे का सारा लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? माजिद को। क्लियर ये क्वेश्चन? ये भी पास पेपर का था। नेक्स्ट, फैजान एंड मेहरान आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म and have decided that no partner shall have the right to buy or sell goods beyond the value of rupees 100,000 without consent of other partners. Due to a sudden crisis in the market, prices of products started falling sharply. Faizan, without consulting Mehran, sold all the perishable stock worth rupees 950,000 in order to restrict the firm's loss. Can Mehran hold Faizan responsible for misconduct? हाँ जी, ये है 13 केस ऑफ इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी सिचुएशन थी? ऐसे। बल्कि अगली बात सुने, अगर ये ना बेचता तो इसके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होता, क्योंकि ये सिर्फ अथॉरिटी तो है, अथॉरिटी के साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशन में ड्यूटी भी है कि फर्म को दूसरे पार्टनर को नुकसान से बचाना है। क्लियर? आगे चले। Nomi Sultan and Behram have decided to establish a partnership business to run a departmental store. This partnership business was started in January 2015. In March 2015, Behram received an overdraft किसे कहते हैं? लोन को ऑफ रुपीज 100,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप्स बैंक। बैंक से 1 लाख का लोन लिया। He informed the bank that the money would be used to construct a new cash counter in the departmental store. However, he used the money to pay for his wife's Dubai trip. Wrongful act और fraud, इसके लिए अब अगर एडवाइस नोमी सुल्तान एंड बहराम अबाउट देयर राइट्स एंड लाइफ। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में फोकस करना है आपने को। वो नोमी सुल्तान बहराम दोनों तरह के पार्टनर्स के लिए, जो बेचारे मजलूम है उनके भी पूछ रहा है राइट्स, जो जालिम है एग्रीड पार्टी वो भी, और जो फॉल्टी पार्टी है दोनों के बारे में। नोमी सुल्तान बहराम अबाउट राइट्स के बारे में भी पूछ रहा है, लाइबिलिटीज के बारे में भी पूछ रहा है। इसका मतलब है हमें 4 हेडिंग्स बनानी पड़ेगी। वो एंड दैट ऑफ द फर्म, फर्म के भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताया इन रिलेशन टू अबाउट ट्रांजैक्शन। तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले नोमी, और सबसे पहले बहराम का कोई राइट है? कोई राइट नहीं है, उसने फ्रॉड किया। लाइबिलिटी है क्या? क्या हमको पे करेगा। अच्छा, नोमी सुल्तान, लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले नोमी एंड सुल्तान, इसकी कोई लाइबिलिटी है? फर्म की लाइबिलिटी है शाबाश टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो ये 1 लाख का लोन पे करेंगे। इन दोनों का कोई राइट है? क्या? बहराम से रिकवरी करेंगे। बहराम का कोई राइट है? नहीं। बहराम की लाइबिलिटी है कोई? इंडेमनीफाई करेगा फर्म को फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट और फ्रॉड। ये जो फ्रॉड किया ये फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। क्लियर ये? चलिए। अच्छा, बैंक भी अगर उससे पूछा होता, बैंक का भी कोई लाइबिलिटी थी? बैंक की लाइबिलिटी कोई नहीं थी, लेकिन क्या बैंक का राइट था? वो फर्म से रिकवर करवा सकता है। नहीं, क्या लोन लेना पार्टनर की पावर में शामिल होता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी में? एक मिनट है। मेरा तो ख्याल है लोन लेना पावर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं होता। अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो, फिर अगर सर्विस सेक्टर का बिजनेस हो तो एग्जांपल दे सकते हैं। सर्विस सेक्टर, लॉयर, सीए फर्म्स, ठीक। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। साइमा एहसन एंड बारी आर पार्टनर्स इन ए लॉ फर्म
आगे ला फॉर्म सर्विस है। बारी रिसीव्ड एंड, अच्छा अब देखिए, अब उसने ट्रांजैक्शन, उसको पता था ट्रांजैक्शन, अब उसने लोन की बात नहीं की, उसने कहा कस्टमर से एडवांस लिया है। उसे पता अगर वो लोन की बात करता तो हमसे कह देते कि ये तो उसकी अथॉरिटी में शामिल नहीं था, अभी उसके लिए इंडिविजुअली लायबल है, फर्म लायबल नहीं है। अब उसने सिचुएशन बता, बारी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹150,000 फ्रॉम वन ऑफ फर्म्स क्लाइंट। किस लिए? अच्छा आगे बता रहा है फॉर डिफेंडिंग ए लॉस रूट। अगर वो कहता फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फिर भी हम फर्म को निकाल देते बाहर, हम कहते फर्म तो लायबल नहीं है क्योंकि उसके राइट अथॉरिटी में नहीं था। बारी विदाउट प्रोसीडिंग्स ऑन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एंड इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर्स अबाउट द रिसीट ऑफ द अमाउंट यूटिलाइज द मनी फॉर पर्सनल यूज, डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स एंड डेट ऑफ द फर्म विद रिगार्ड टू बारीज एक्ट। राइट्स क्या हैं? साइमा एंड एहसन के राइट, लायबिलिटी क्या, पहले लायबिलिटी बताएं। थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना है। राइट क्या है? बारी से 150,000 रिकवर कर सकते हैं। बारी के क्या राइट है? कोई नहीं। लायबिलिटी क्या है? फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। सिचुएशन डिफरेंट है, क्वेश्चन कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है जो भी हमने पीछे पढ़ा। चलिए ये थे हमारे क्वेश्चंस और केस स्टडी इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के। चलिए अब हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, इसे अटेंटिव होकर सुनिएगा। सिंपल कंसेप्ट है लेकिन अटेंटिव होकर सुनना। अच्छा हमारे सिलेबस में ना इसका आधा जिक्र है, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, कंसेप्ट है प्रिंसिपल असूल किसका? ऑफ स्टॉपेज और होल्डिंग आउट। होल्ड आउट का मतलब है करार देना। होल्डिंग आउट पार्टनर का मतलब है ऐसा पर्सन जो असल में पार्टनर नहीं है लेकिन कुछ हालात में उसे करार दिया जाएगा कि वो पार्टनर है। कोर्ट क्या करेगी? उसे पार्टनर करार दे, हालांकि असल में पार्टनर नहीं है, उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट में उसका नाम नहीं है एज पार्टनर, लेकिन कोर्ट उसे पार्टनर करार देगी। यह है होल्डिंग आउट पार्टनर। यहां इसी को कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब होता है रोकना। कंसेप्ट यह कि अगर एक पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है और उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी कोई लोन वगैरह देती है तो वो पार्टनर अब ये नहीं कह सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूं, उसे रोका जाएगा मुकरने से। पार्टनर बाय स्टॉपेज का मतलब क्या है कि एक पर्सन को पार्टनर समझा जाएगा, रोका जाएगा उसे। रोका किसी से रोका जाएगा? ये एक मुकरने से। और पार्टनर समझा जाएगा और जो डेट दिया गया है उसके लिए वो लायबल होगा। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को होल्डिंग आउट पार्टनर भी कहते हैं और पार्टनर बाय स्टॉपेज भी कहते हैं, दोनों चलते हैं नाम। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ ले आप, उसने इसी कंसेप्ट के ऊपर आना है। केस स्टडी हो तो जाहिर है हमने कंक्लूजन देना होता है, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी होती है, उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। डेफिनेशन पहले पार्टनर बाय स्टॉपेज की या होल्डिंग आउट। कह रहा है इफ ए पर्सन, अगर कोई पर्सन, ये मैं अपने लिए आपके लिए नहीं है, ये सर मैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अलाउस रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और अलाउस टू बी रिप्रेजेंटेड, और फिर दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डेफिनेशन में दो अल्फाज मिलेंगे, यहां पे कंसेप्ट समझाने के लिए जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको चूंकि ये एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं लिख दिया। अगर कोई पर्सन, अच्छा डेफिनेशन आपने समझ ली ना, सारी केस स्टडी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, कहता है कि मैं एबीसी फर्म में पार्टनर हूं। इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट्स, बैंक में बैठे हैं हम और बैंक में बैठ के मैंने बैंकर से ये कहा कि मैं एबीसी फर्म में पार्टनर, या मैंने कहा इफ ए पर्सन मेक्स रिप्रेजेंटेशन और अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। इसका क्या मतलब है कि मैंने नहीं कहा, मेरे साथ कोई दूसरा बंदा था, उसने कहा सर आपको पता है ये भाईजान एबीसी फर्म में पार्टनर है, और मैं ऐसे देख के मुस्कुरा देता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने अलाउ किया कि मुझे पार्टनर के तौर पे रिप्रेजेंट करो। ला कहता है दोनों बातें एक ही हैं। इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट्स, या खुद रिप्रेजेंटेशन दे या दूसरे के थ्रू अपने सामने रिप्रेजेंटेशन दिलवाए। हाँ अगर अलहदा से कोई रिप्रेजेंटेशन दे देना तो वो अलहदा बात, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंटेशन दिलवाए, रिप्रेजेंट किया एज पार्टनर। इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट्स और अलाउज टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। ये बात समझ आ गई? और अब इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे बैंक ने लोन दे दिया पार्टनरशिप। लॉ ये कहता है जब आप अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करते हैं ना, या इजाजत देते हैं, अब मैं आगे ना अलाउस की बात नहीं करूंगा, सिर्फ रिप्रेजेंट की बात करूंगा। अगर आप अपने आप को एज पार्टनर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन किस लिए? सिर्फ लायबिलिटी के लिए। ये नहीं है कि मैं किसी भी पार्टनर में उसका पार्टनर, मैं प्रॉफिट में से हिस्सा मांगना चला, नहीं, सिर्फ लायबिलिटी के लिए। मैं अगर कहता हूं कि मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं और मेरी इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई बैंक पार्टनरशिप को लोन दे देता है तो मैं उस लोन के लिए लायबल, मुझे इस लोन पर्पज के लिए पार्टनर समझा जाएगा, लेकिन पूरे बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ इस लोन की रिकवरी के लिए। अब अगर फर्म लोन नहीं देती, मुझे लोन रीपे करना पड़ेगा, क्या मैं ये कह सकता हूं ना 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 मैं तो पार्टनर नहीं हूं, पार्टनरशिप डीड देख लो?
ला कहता है पार्टनरशिप डीड में चाहे नहीं भी लिखा हुआ, आपने रिप्रेजेंटेशन दी थी, क्यों दी थी रिप्रेजेंटेशन, भुगते आप, तो लोन मुझे रीपे करना पड़ेगा। अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूं चलो मैं लोन रीपे कर देता हूं, अब मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा भी दो? ला कहता है सिर्फ इस जो इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पर ट्रांजैक्शन हुई ना, आप उसी के लिए लायबल है। ठीक है, इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ ए पार्टनर, ही इज लायबल फॉर डेट। वो लायबल है प्रॉफिट के लिए नहीं, डेट के लिए जो कि फर्म को दिए गए हैं। उन सच, अच्छा ये भी नहीं कि पिछले डेट्स के लिए लायबल हो जाएगा, सिर्फ उन डेट्स के लिए जो, देखें लॉ भी लॉजिकल गेम खेल रहा है। वो ये नहीं कह रहा, ज्यादा नहीं कर रहा उस बंदे के, कह रहा भाई आपने जितना को गलत स्टेटमेंट दी उतना को आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये अल्लाह रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और अलाउस, ये बात समझ आ गई। अगली बात बड़ी अजीब है कि रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इस पे शायद आपको कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफ में भी हो, में भी ना, में भी आसानी से बात समझ आए, में भी ना आए। ला कहता है रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एक तो इजी वर्जन आपको समझा देता हूं, अगर ये समझ आ जाए तो इसको पिक करके आगे चलना। इजी वर्जन, अगर मैं खुद कहता हूं ना कि मैं पार्टनर हूं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं खुद नहीं कहता बल्कि अपने आप को कोई दूसरा कहता है और मैं उसके सामने रिप्रेजेंटेशन ये देता हूं, मतलब साइलेंट रहता हूं, तो इसका मतलब क्या, ये इनडायरेक्ट, ये मेरी ही रिप्रेजेंटेशन है लेकिन डायरेक्ट मेरे मुंह से नहीं दूसरों के मुंह से, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गई। एक इनडायरेक्ट का मतलब ये समझ आ गया। एक दूसरा मतलब भी समझा देता हूं, समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो दूसरे को छोड़ के पहले को आपने कंसेप्ट को पकड़ लेना। डायरेक्ट का मतलब यह है कि मैंने बैंक को, हबीब बैंक के पास बैठा हुआ था मैनेजर का, खुद उसको रिप्रेजेंटेशन दी, यह डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, हबीब बैंक वाला ये कहता है सर मेरे पास तो लोन नहीं है लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिए। एमसीबी के मैनेजर को फोन करता है, कहता है एक पार्टी है मेरे पास, अच्छी पार्टी है और लोन रीपे कर देगी और ये इस फर्म की पार्टनर है, तो आपके पास भेज दूं? वो कहता है भेज दें। मैं एमसीबी के पास गया, लोन ले लिया, या एमसीबी को पता चला एमसीबी ने इस स्टेटमेंट की बेस पे फर्म को लोन दे दिया। अब मैंने डायरेक्ट एमसीबी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, क्या इस पे भी एक कंसेप्ट अप्लाई होगा? इनडायरेक्ट का मतलब ये भी है। एक इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन किसी दूसरे के थ्रू दिलवाई गई, और दूसरा इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक्ट डायरेक्ट उस पार्टी ने नहीं किया, किसी और पार्टी ने किया जिस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची। दोनों सूरतों में ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, समझ आया? चलिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल। मैं अगर अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता हूं, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे फर्म को लोन दिया जाएगा तो मैं उसके लिए यहां तक। अच्छा आईकैप सिर्फ इसका इतना वर्जन बता रहा है, आगे की बात नहीं बता रहा। जो एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस है वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है, लेकिन मेरे दिल में है मैं आपके साथ कंसेप्ट समझा रहे हैं दूसरे से, वो चीज भी बता दूं दूसरी। ये कंसेप्ट 2 वे ऑपरेट होता है, हमारे सिलेबस में है। अगर कोई पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करे और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई दूसरा बंदा फर्म को लोन दे, पार्टनर लायबल है। यह है तस्वीर का एक रुख। तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं? अब आपने इसको इफ ए पर्सन नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है इफ ए फर्म। अगर कोई फर्म रिप्रेजेंटेशन दे कि ये बंदा हमारा पार्टनर है और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे बैंक उस पार्टनर को लोन दे दे, फर्म को नहीं उस पार्टनर को लोन दे दे, और वो लेके भाग जाए, फर्म लायबल है। ये है दूसरा कंसेप्ट, तस्वीर का दूसरा रूप। ये पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट पार्टनर बोथ वे में काम करता है। ये रिप्रेजेंटेशन की बेस पे फर्म को लोन दिया हो उस पे भी काम करता है, और रिप्रेजेंटेशन की बेस पे पार्टनर को लोन दिया हो। क्लियर हुई ये बात? अब हम वापस जो आईकैप का सिंपल व्यू है उसके मुताबिक चलते हैं। वो सिंगल पर्सन के हिसाब से स्टार्ट करता है कि अगर किसी पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन दी, फर्म वाली बात आईकैप, लेकिन मैंने बता दिया शायद किसी केस स्टडी में आ जाए। कहता नहीं सर समझ नहीं आया कंसेप्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल दी उसने। अच्छा यहां पे एग्जांपल्स का मतलब समझिएगा, यहां पे एग्जांपल्स का मतलब है वो सिचुएशन जिसमें कोई पर्सन एक्चुअल पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसका नाम नहीं है, लेकिन उसे पार्टनर समझा जाएगा, वो पार्टनर के तौर पे लायबल होगा। एग्जांपल का मतलब क्या है? क्योंकि एक एग्जांपल है एक एक्सेप्शन है, मैं चाहता हूं आप इसको मिक्स ना करें, इसीलिए पहले एग्जांपल समझाने से पहले समझा रहा हूं एग्जांपल है किस चीज की। एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनर या एग्जांपल ऑफ पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब क्या है? ऐसी एग्जांपल जिसमें कोई बंदा पार्टनर एक्चुअल पार्टनर नहीं होगा, लेकिन उसको एज्यूम किया जाएगा पार्टनर है और उसकी लायबिलिटी होगी। और एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कि वो पार्टनर है लेकिन उसे पार्टनर के तौर पे एज्यूम उसकी लायबिलिटी नहीं। समझ आई बात? ये जो नहीं है फिर से, पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब क्या है? असल में पार्टनर नहीं है, एज्यूम किया जाएगा पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी होगी। तो इसकी एग्जांपल भी यही होंगी ना।
जो डेफिनेशन एग्जांपल से मैच करती होती है ना, तो अगर कोई पूछे हमसे एग्जांपल्स बताओ पार्टनर बाय स्टॉपल की, कौन सी एग्जांपल बताएंगे जिनमें कोई पर्सन पार्टनर नहीं है लेकिन अज्यूम किया जाएगा है और उसकी लायबिलिटी है। और इसकी एक्सेप्शन से क्या, अगर कोई कहे पार्टनर बाय स्टॉपल की एक्सेप्शन बताओ, क्या बताएंगे कि वो पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर, लेकिन अज्यूम किया जाएगा नहीं है और उसकी लायबिलिटी। भाई समझ आई बात की? पहली वाली की एक्सप्रेशन एग्जांपल से मतलब क्या था? एक्चुअल पार्टनर वैसे नहीं है, एज्यूम किया जाएगा है और उसकी लायबिलिटी होगी। पहली एग्जांपल, एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया, नोटिस नहीं दिया, अरे पार्टनर नहीं है, देखिए मैच करता है कंसेप्ट। पार्टनर क्यों पार्टनर नहीं है? रिटायर हो गया, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ना फर्म ने ना उसने, पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, तो एज्यूम किया जाएगा कि अभी पार्टनर है और लायबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी। ये पार्टनर, देखिए एग्जांपल फिट बैठती है इस कंसेप्ट के ऊपर। दूसरी एग्जांपल, अगर कोई माइनर, आपको पता है माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, वो पार्टनर नहीं होता, लेकिन कब तक पार्टनर नहीं होगा? जब तक वो माइनर है पार्टनर नहीं होगा। हो गया वो 18 साल का, 18 साल का हो तो उसने बैठ के सोचना होता है, मैं पार्टनर बनूं या ना बनूं, मैं पार्टनर बनूं या ना बनूं, मैं पार्टनर बनूं। सोचते सोचते 1 महीना गुजरा, अभी भी सोच सकता है, 2 महीने गुजरे, क्या सोच रहा है? पार्टनर बनूं या ना बनूं, पार्टनर बनूं। अगर तो उसने दूसरे मंथ के एंड पे डिसीजन कर लिया मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो पार्टनर नहीं होगा। और अगर उसने दूसरे तीसरे महीने में फैसला कर लिया मैं पार्टनर बनूंगा, तो पार्टनर होगा। लेकिन अगर वो सोच रहा है, 2 महीने गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, हमने पूछा वो कहता है और सोचूंगा, 5 महीने गुजरे, हमने कहा और सोचूंगा, 6 महीने, ला कहता भाई कितना सोचोगे? अगर 6 महीने गुजर गए और उसने फैसला नहीं किया तो क्या था? हम क्या है खामोशी, क्या भी बताया था आपने? एज्यूम करेंगे यस। लॉ कहता है कि अगर उसने एज ऑफ मेजोरिटी पे आके 18 साल का हो गया और उसने कम्युनिकेट नहीं किया, नोटिस नहीं दिया कि मैं पार्टनर हूं कि नहीं हूं, हालांकि एक्चुअली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसका नाम नहीं है, लेकिन अज्यूम किया जाएगा और उसकी लायबिलिटी होगी। देखिए दोनों एग्जांपल्स कंसेप्ट के साथ मैच करती हैं कि नहीं? जरा अपनी खुद से पढ़ लें, उससे पढ़ लें कि एक्चुअल दोनों सिचुएशन में एक्चुअल पार्टनर नहीं है लेकिन अज्यूम किया जा रहा है पार्टनर है और उसकी लायबिलिटी है। यही तो होल्डिंग आउट प्रिंसिपल है या स्टॉपल प्रिंसिपल है। क्लियर? लेकिन अभी एक चीज रहती है, क्या? होल्डिंग आउट की एक्सेप्शन से। अच्छा एग्जाम में भाई खुदा का वास्ता एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस इनमें फर्क रख लीजिएगा, दोनों EX से शुरू होते हैं। ये ना जल्दी जल्दी में एक्सेप्शन आपका एग्जाम्पल छाप दे। अच्छा मेरे साथ इस तरह हुआ, मैंने खुद किया हुआ इस तरह। एग्जाम्पल ये नहीं थी, वो कोई और कंसेप्ट था, लेकिन मुझे दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे आते थे, दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे। और मैंने अपनी तरफ से पूरे पेपर का बेहतरीन क्वेश्चन किया था। वो घर आके बता गलत नहीं, बिल्कुल ही गलत। अब आप खुद सोचिए, अगर उसने एक्सेप्शंस पूछी, आप एग्जाम्पल लिखे हैं, घर आके आपको पता चले ये तो एक्सेप्शन थी, तो अपने आपको बड़े भी खींच के नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे? 0। बड़े भी खींच के नंबर, चाहे बड़ा रिलैक्स हो गया, 0। कंसेप्ट ही वो नहीं है। अच्छा वो पेपर था IT का, और मुझे आज, अच्छा जो गलतियां करते हैं ना हम, वो कभी नहीं भूलते, वो कभी नहीं भूलते। कुछ लोग भूलने भी नहीं देते। वो मेरा IT का पेपर था, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने IT मुझे टीचर का नाम भी नहीं याद, लेकिन मुझे ये याद है उसमें, शायद आपने IT पढ़ी हुई है वैसे, उसमें एक होता है लैन वैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेट। हाँ देखा, एक होता है स्टार टिपोलॉजी, रिंग टिपोलॉजी, बस टिपोलॉजी। उसने पूछा हुआ था मुझे डिफरेंट टिपोलॉजीज के बारे में बताइए। मैं नेटवर्क की टाइप्स लिखाया था, लैन, और बकायदा स्ट्रक्चर बना के, ये डायग्राम बना के बताते होते हैं लिंक करके कंप्यूटर को, और यार डायग्राम बना के आया। और मैं कहा मेरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, घर आके देखा पता चला टिपोलॉजी लिखा हुआ था। तो इससे साबित तो ये होता है मुझे ID नहीं आती थी, लेकिन मैं पेपर पास हो गया, जिससे ये साबित होता था कि पेपर चेक करने वाले को भी ID नहीं आते थे। तो आपने यह अज्यूम नहीं करना आपका पेपर चेक करने वाले को ला आता होगा। तो ध्यान से देख रहे हैं, एग्जाम्पल पूछ रहा है कि एक्सेप्शन पूछ रहा है। आती है आपको दोनों, ये मुझे कंफर्म है, तकरीबन हर स्टूडेंट याद करके जाएगा, और एग्जाम्पल एक्सेप्शन दोनों आती होगी। लेकिन ऐसा ना इस तरह की कोई गलती इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में कर दी। इसलिए मैं हमेशा करता हूँ 6 महीने की तैयारी एक तरफ, और एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना एक तरफ। एग्जाम में जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स कहते हैं ना, सर 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या 3 घंटे में दौरा पड़ता है उन्हें?
कोई दौरा नहीं पड़ता। क्या होता है, जल्द आता है, तबाही, कोई तबाही नहीं आती। बस क्या होता है, सरसरी तौर पे रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, समझ रहे होते हैं लिखना ज्यादा है हमें, पढ़ने में तो टाइम जाया होगा, पढ़ने में तो टाइम जाए, लिखने ज्यादा से ज्यादा नहीं 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 नहीं। आप 3 घंटे 3.25 घंटे का पेपर है, सिर्फ 2 घंटा भी लिखने पे लगाए ना, आसानी से पास हो सकते हैं। डिसीजन शर्त यह है कि आप पहले अच्छे तरीके से देख लें, पढ़ लें उसने पूछा क्या है, ज्यादा लिखना अहम नहीं है, सही और जो उसने पूछा है, वरना मैंने भी स्ट्रक्चर सही बना के आया था, बना के सही आया था, वो कंसर्ट मेरा गलत नहीं था, लेकिन पूछा नहीं था उसने। तो एग्जामिनर वो हमें उस चीज के मार्क्स नहीं देता जो हमें पता है, उस चीज के मार्क्स देता है जो उसने पूछा है। एग्जाम्पल क्लियर। अब इसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस। अच्छा, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा, होल्डिंग आउट की एक्सेप्शन, जिनमें पार्टनर है, एज्यूम किया जाएगा पार्टनर नहीं है और उसकी लायबिलिटी। पहला, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की अचानक डेथ हो गई और उस पार्टनर ने लीगल नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि मेरी डेथ हो गई है, तो लोगों को पता नहीं चला कि वो मर गया है, तो उन्होंने समझ के कि वो पार्टनर है, फर्म को लोन दे दिया। तो देखें, जब एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना चाहिए ना, तो जब उसकी डेथ होती है उस वक्त भी देना चाहिए, उस वक्त नहीं देना चाहिए। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और पब्लिक नोटिस ना दे तो वो लायबिलिटी, तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी नहीं, हालांकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। हाँ, हालांकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसका नाम मौजूद होगा, पार्टनरशिप एक्ट में उसका नाम मौजूद होगा। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने कहा 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, बाकी 3, वो जिसकी डेथ हुई ना वो जरा रेप्यूटेबल पर्सन था, लेकिन इतना भी नहीं था कि अखबारों में इश्तिहार आते। तो दूसरे 3 पार्टनर्स ने ना इस इवेंट को छुपाया और पार्टीज के साथ लोन की एग्रीमेंट की है, पार्टनरशिप दिखा के। अब उसमें नाम आ रहा है, क्या वो जो पार्टनर की डेथ हुई है वो इस डेट के लिए लायबल है? नहीं है लायबल, ठीक है, नहीं आत्मा भी लायबल नहीं होगी, ठीक है। तो डेथ के केस में जिस पार्टनर की डेथ हो जाए वो लायबल नहीं है, चाहे पब्लिक नोटिस दिया हो चाहे ना दिया हो। इसी तरह जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया, बैंकरप्ट करार दे दिया, ठीक है, लीगल ऑर्डर इशू हो गया, तो याद रखिए इस सूरत में भी इंसॉल्वेंट होने के बाद, असल में जो इंसॉल्वेंसी होती है तो अखबार में इश्तिहार आ जाता है, और जब इश्तिहार आता है तो अदालत, ये कोर्ट ये समझते हैं, हमारा लीगल सिस्टम, कि अगर अखबार में इश्तिहार आ गया तो जनरल पब्लिक को पता चल गया, अगर अखबार में इश्तिहार आने के बावजूद भी कोई इसको नहीं पढ़ता तो उसकी अपनी गलती है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट हो गया, नोटिस आ गया, ऑर्डर इशू हो गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता और वो फर्म को लोन दे देते हैं, ये बंदा लायबल है। इंसॉल्वेंट पर्सन तो अपने इक्तदार में किए हुए डेट्स होते हैं उनके लिए लायबल नहीं होता। इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि अब ये बंदा अपने डेट्स पे नहीं कर सकता, तो जो इंसॉल्वेंट होने के बाद डेट्स हैं उनके लिए कैसे लायबल, उनके लिए भी नहीं होगा। क्लियर हो गया ये? तो मुझे बताइए कि पार्टनर बाय एस्टॉपल कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है, एक पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है लेकिन असल में वो पार्टनर, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई थर्ड पार्टी अगर फर्म को लोन देती है तो पार्टनर लायबल होगा। इसकी 2 एग्जांपल है, 2 एक्सेप्शन है। एग्जांपल में कौन कौन सी है? माइनर, जो अगर पार्टनर नहीं है लेकिन मेजर हो गया और 6 महीने गुजर गए साइलेंट रहा, तो अज्यूम किया जाएगा पार्टनर है और वो फर्म के डेट्स के लिए लायबल होगा। और दूसरी एग्जांपल क्या है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता और लोग उसको पार्टनर समझते हुए लोन दे देते हैं, लायबल है, पार्टनर बाय एस्टॉपल। दोनों असल में पार्टनर नहीं है, असल में पार्टनर नहीं है, अज्यूम किया जाएगा। ये एग्जांपल। और एक्सेप्शंस कौन सी हैं? किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, नोटिस दिया नहीं दिया, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्टेट लायबल नहीं है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, नोटिस दिया उसने या नहीं दिया, अदालत की तरफ से ऑर्डर हो गया, सफिशिएंट है। जो स्टेट जो है वो लायबल नहीं है, प्रॉपर्टी लायबल नहीं है। क्लियर जी? पूछिए कुछ। नहीं, डेथ हो पार्टनर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल नहीं होंगे, इसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है। प्रॉपर्टी लायबल भाई, डेथ हो गई उसकी, अब फर्म ने लोन लिया तो उसमें थोड़ी शामिल है, वो उनसे मशवरा किया होगा उन्होंने, वो तो बेचारा मर गया, उससे क्या मशवरा करना उन्होंने, तो उसमें वो शामिल नहीं है। डेथ के बाद अगर ये लोन एग्रीमेंट होता है तो उसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो शामिल जी, हाँ एग्जिस्टिंग शामिल हो गए जिन्होंने किया लोन एग्रीमेंट, शाबाश, बिल्कुल वही शामिल। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये कहानी में ट्विस्ट उठाया उन्होंने, ट्विस्ट उठाया नहीं। पहले मुझे बताया कंसेप्ट समझ आ गया ना, ये ना उनके क्वेश्चन के चक्कर में कंसेप्ट कंप्रोमाइज हो जाए। ये कहते हैं सर पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या समझ आ गया? एग्जांपल दिया आपने माइनर की, ये समझ आ गई। समझाया आपने ये है, अगर कोई माइनर फर्ज कीजिए वो ईयर 2000 में पैदा हुआ, 2015 में पार्टनरशिप में ऐड हुआ
2018 में एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंचा और अब सोच रहा है अप्रैल 2019 को उसने फैसला किया कि मैं पार्टनर बनता हूं, ठीक है। या फर्ज कीजिए 30 जून तक साइलेंट रहा, तो 1 जुलाई को क्या होगा? पार्टनर होगा। क्वेश्चन उनका ये है, सर वो पार्टनर है तो फर्म के डेट्स के लिए लायबल है? कौन से डेट्स के लिए? जो उसका 6 महीने गुजरने के बाद, जब उसने एक तरह से फैसला कर लिया, उसके बाद वाले डेट्स हुए, उनके लिए लायबल है? उनके लिए तो लायबल है ही है। एग्री करते हैं? जो 2015 और 18 के दरमियान है, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि वो पार्टनर जब वो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप वाले फेज में था, उसके डेट्स के लिए भी लायबल होगा जब वो पार्टनर बन जाएगा? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है उस डेट्स के लिए लायबल होगा? कितनों का ख्याल है उसके लिए लायबल नहीं होगा? इसका आंसर मैं नहीं दे रहा, इसका आंसर है, लेकिन हमारे सिलेबस में मौजूद है, इस चैप्टर में कहीं मौजूद है इसका आंसर। मैं नहीं अभी बताऊंगा, मैं हाँ जाहिर है अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे कहीं होगा, लेकिन मैं नहीं अभी बता रहा, ठीक है। जब ये रेलिवेंट टॉपिक आएगा उस समय एक्सप्लेन। आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें, ढूंढ सकते हैं तो मैं नहीं बता। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।